हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है कृषि रसायन विज्ञान 12th की जो है क्लासेस और पहला चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। पहले चैप्टर की जो है क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम आज जो है मृदा अवयव यानी कि सॉइल कंपोनेंट और पृष्ठ मृदा और अवमृदा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा वो एंड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालें विद्यार्थी, मृदा अवयव, है ना। यहाँ पर हेडिंग डालें मृदा अवयव। तो मृदा अवयव यानी कि कंपोनेंट कि मृदा में क्या होता है, मृदा में क्या क्या चीजें जो हैं उपस्थित रहती हैं, इसकी बात करेंगे। क्योंकि चार चीजें, तो मृदा में जो है चार चीजें उपस्थित रहती हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मृदा कंपोनेंट या मृदा अवयव के बारे में टिप्पणी कीजिए। आपकी 12th की बुक में आप पढ़ोगे कुछ भाषा शैली। देखो, आप जो है पढ़ने से पहले 12th की बुक भी आप ओपन कर लें, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि किस प्रकार का जो है क्या है, और जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना रहेगा। आपके मृदा अवयव में लिखा हुआ है कि मृदा प्रणाली में तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो, ये लिखना नहीं है आपको। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यानी कि मृदा प्रणाली में तीन अवस्थाएं होती हैं, और ध्यान रखना है इन तीन अवस्थाओं से पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने वाली जो दृष्टि से यदि हम बात करें तो ठोस और द्रव अवस्था है। यानी कि ये दो अवस्था हैं जो भोजन पानी देती हैं पौधे को। गैस अवस्था से भोजन पानी नहीं मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं खाद्य जो तत्व हैं वो किससे मिलते हैं, इन दो अवस्थाओं से मिलते हैं। ये आपके में लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से जो है ये चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, आपके में क्या लिखा है तो मैं लिख देता हूं। चलिए, लिखा है मृदा अवयव जो है, देखो मृदा अवयव देखा जाए तो चार प्रकार का होता है। समझाने से पहले, क्योंकि हम देखो 12th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं तो हमारा जो आधार है वो क्या है, बुक है। तो मैं बुक के आधार पर ही चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मृदा प्रणाली की तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं। देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मृदा अवयव के बारे में टिप्पणी कीजिए, तब मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको लिखना है, कहाँ से आपको लिखना है वो मैं बताऊंगा। ये बेसिक है जो आपकी 12th की बुक में लिखा है। मृदा प्रणाली की तीन अवस्थाएं या तीन प्रावस्थाएं, ऐसा भी कह सकते हैं तीन प्रावस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस होती हैं। साथ में आप लिखें गैस पाई जाती है है ना। तो याद रखना है मृदा प्रणाली में तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक लाइन ये लिखी हुई है कि भाई मृदा प्रणाली में गैस भी होती हैं, मृदा प्रणाली में जो है आपके द्रव भी होता है और ठोस भी होता है, क्लियर सी बात है। लेकिन इन तीन प्रवस्थाओं में पौधों को, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट हैं, जो आपकी जमीन पर जो प्लांट उग रहे हैं, ये जो पौधे हैं, इन पौधों को जो है जो खाद, क्योंकि खाद्य जो मिलेगा, खाद नहीं खाद्य यानी कि फूड, आरटीटी लाइन में लिखा है कि जो ये पौधे हैं जो आपके जमीन में उगे हुए हैं, उनको खाद यानी कि फूड यानी कि खाना तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल दो प्रावस्थाएं या दो अवस्थाएं होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, ठोस और द्रव। यानी कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था से ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाना मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, इसको मैं लिख देते हैं, लिखेंगे आप, लिखेंगे आप साथ ही साथ। पौधों को पौधों को खाद्य यानी कि फूड, पौधों को खाद्य यानी कि फूड तत्व प्रदान
करने की दृष्टि से, करने की दृष्टि से, दृष्टि से केवल ठोस और, केवल ठोस और द्रव प्रावस्था ही, द्रव ठोस अवस्थाएं प्रावस्था ही महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। भाई द्रव यानी कि आपका जो है जैसे कि पानी, जल, जल जो है द्रव के रूप में मिलता है, बाकी जो पोषक तत्व हैं वो आपके ठोस रूप में मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस और द्रव प्रावस्था ही महत्वपूर्ण होती है। ये एक बेसिक जानकारी जो आपके में लिखा हुआ है। एक लाइन और लिखी हुई है कि मृदा के जो ठोस है, ठोस अवयव होते हैं वो महीन अवस्था में होते हैं। जो मृदा के जो ठोस होते हैं, जो हम कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक महीन, जैसे आप देखो खनिज, खनिज पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था में है ना, याद रखना है। लेकिन वो किस अवस्था में मिलते हैं, महीन अवस्था में, बहुत छोटी सूक्ष्म अवस्था में मिलते हैं, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। भाई जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा पहाड़ जैसा नाइट्रोजन मिलता है ना, या फास्फोरस पहाड़ जैसा जो है मृदा में मिलता है, नहीं मिलता। एक छोटा सा सूक्ष्म तत्व, या हम कह सकते हैं महीन अवस्था के रूप में मिलता है, और वो खनिज पदार्थ है, और खनिज पदार्थ है तो वो ठोस है, सीधी सी बात है। ठीक है यहाँ तक, चलिए। या बेसिक जानकारी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब मृदा अवयव के बारे में यदि टिप्पणी आपसे पूछ ली जाए तब आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना है। आगे की लाइन में मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा है, शेष भाग में जल व वायु उपस्थित है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, अवयव के बारे में। अवयव, मृदा अवयव, यही चल रहा था। और इसमें हम एक रूट चार्ट बनाएंगे जिसके आधार पर आपको जो है पता चलेगा कि किस प्रकार का जो है मृदा अवयव रहते हैं, सॉइल कंपोनेंट रहते हैं। और एग्जाम में यदि आ जाए तो आप ये चार्ट जो है इसको चार्ट जाना और अच्छे से देखो, याद रखना है। पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, 12th में पास होना है तो आपको आउटलाइन थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। मृदा अवयव में जो मृदा होती है उसको हम 100% मान लेते हैं, जिसमें से मृदा अवयव में से ठोस कितना रहता है। अब एक ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि मृदा अवयव में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी रहती है, तो ठोस पदार्थ जो रहता है वो 50% रहता है। और रंध्रावकाश, रंध्रावकाश यानी कि पोर स्पेस, इंग्लिश में कहते हैं पोर स्पेस, रंध्रावकाश। और ये कितना रहता है, ये भी कितना रहता है, 50% रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि जो मृदा अवयव में मृदा दो पार्ट रहते हैं, एक तो ठोस पार्ट रहता है, एक रंध्रावकाश रहता है। रंध्रावकाश मतलब जो है मृदा में 50% रहता है, और ठोस पदार्थ की बात करें तो 50% रहता है ना। ये पूछा आपसे एग्जाम में जा सकता है। अब इस ठोस पदार्थ की भी बात करें तो ठोस पदार्थ में भी आपके जो है एक तो रहता है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ यानी कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मिनरल, है ना। और एक आपके रहता है कार्बोनेट पदार्थ यानी कि ऑर्गेनेट मैटर, ऑर्गेनेट मैटर। भाई खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ जिससे पोषक तत्व, आप जो 17 पोषक तत्व जो पौधे के लिए आवश्यक रूप से मतलब आवश्यक माने गए हैं आर्नोन और स्टाउट के अनुसार, वो आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, वो खनिजों से मिलते हैं। तो याद रखना है इस ठोस में एक तो होता है खनिज और एक होते हैं कार्बोनेट पदार्थ। कार्बोनेट पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट होता है ना। तो खनिज पदार्थ की बात करें तो कितना, 45% जो है खनिज पदार्थ रहता है। और कार्बोनेट पदार्थ की बात करें तो 5% जो है कार्बोनेट पदार्थ रहता है। क्लियर है भैया तक। इसी प्रकार से रंध्रावकाश, रंध्रावकाश में भाई या तो हवा रहेगी और आपने सिंचाई कर दी तो उसमें थोड़ा बहुत पानी बढ़ जाएगा। भाई ये दो चीजें रहेंगी। रंध्रावकाश यानी कि पोर स्पेस में क्या रहेगा, एक तो आपके द्रव
द्रव कह दो, या हम कह सकते हैं पानी द्रव के रूप में क्या रहेगा, पानी रहेगा, है ना। और एक क्या रहेगा, यदि पानी नहीं हो रहा, जैसे पानी सूख जाता है तो गैस रहेगी भाई, जो गैस है वो रहेगी। तो द्रव की अवस्था कितनी भाई, द्रव की मात्रा जो है कितनी होती है, 25%। और गैस की बात करें तो गैस कितना, 25%। इसका मतलब यह है कि रंध्रावकाश में सामान्य रूप से यदि हम बात करें पानी की और बात करें गैस की, तो 50% हिस्सेदारी होती है, इसमें से इसमें से इसका 50% ये होता है, इसमें से 50% ये होता है, 100 में से नहीं होता है। ऐसा मत कर देना कि मृदा में पानी 50% होता, नहीं, रंध्रावकाश में पानी 50% होता है। इस 50% में से मात्रा कितनी भाई, 25% हम कह सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए इसको आप लिखें। अब खनिज पदार्थ है, अब खनिज पदार्थ भी जो है विभिन्न रूपों में मिलते हैं, जैसे कि क्रिस्टलोइड के रूप में मिलते हैं, कोलाइड्स के रूप में मिलते हैं, है ना। तो दो रूप में आपके मिलते हैं, तो ये भी हम लिख लेते हैं, क्रिस्टोलाइड्स लिखेंगे साथ के साथ, क्रिस्टोलाइड्स और कोलाइड्स। कोलाइड्स हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, कोलाइड, कोलाइड के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, है ना। कंप्लीट डिटेल जो है हम 3 में जो है चर्चा करेंगे। तो याद रखना है, जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चार्ट बनाना है। कार्बोनेट पदार्थ में यदि बात करें, तो कार्बोनेट पदार्थ में देखो, एक तो ह्यूमस होगी, क्या होती है, ह्यूमस। बोले गुरु जी ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस होती है जो कार्बोनेट पदार्थ होते हैं, हाँ, जो जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, घास फूस है, ये यदि सड़ जाते हैं, जीवाणुओं के द्वारा इनका जो है विखंडन की क्रिया हो जाती है, जीवाणुओं के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, विच्छेदन की क्रिया हो जाती है, तो उससे जो बनती है वो ह्यूमस बनती है। तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमस क्या है, इसके बारे में भी आगे और डिटेल में आएगा। ह्यूमस एवं, है ना, ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बोनेट पदार्थ, सड़े हुए कार्बोनेट पदार्थ, ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बोनेट पदार्थ किस में आएंगे, कार्बोनेट पदार्थ में आएंगे। इसके अलावा कार्बोनेट पदार्थ में और क्या है, जीवित सूक्ष्म जीव, यहां पर लिख देता हूं, जीवित सूक्ष्म जीव। भाई आपको पता है कि जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है, उसमें लिविंग लिविंग यानी कि जीवित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप देखिए जब जब गर्मियों के बाद पहली बारिश होती है, तो मृदा से सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। वो किस लिए आती है, वो सूक्ष्म जीव की वजह से आती है, एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से आती है। क्लियर है यहाँ तक। तो याद रखना है, मृदा अवयव की बात करें तो मृदा अवयव में दो होते हैं, एक तो ठोस होता है, एक रंध्रावकाश होता है, और इसमें भी चार होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ठोस में दो और रंध्रावकाश में दो होते हैं। तो इसको क्या है, मृदा अवयव को चार्ट के रूप में भी दर्शाया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मृदा अवयव को चार्ट के रूप में जो है दर्शाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक तो इसके रूप में, एक आपसे गोल सर्कल के रूप में पूछ लिया जाए कि मृदा का आयतनात्मक संगठन लिखिए, क्या पूछा जाएगा, मृदा का आयतन के अनुसार, है ना, संगठन। संघ, है ना, संगठन, अच्छा संघ, है ना, ये पूछ लिया जाए, तो इसमें क्या है, आपको वो सर्कल बनाना है, उस सर्कल में आपको बस क्या करना है, सर्कल बनाना है केवल आपको, है ना। सही है, चल, सर्कल, और इसमें भी लाइन खींच देते हैं।
ऐसे। चलो कोई ना, इस प्रकार का हो गया और इस प्रकार का है ना। ये इस प्रकार का जो है आपको बनाना रहेगा। इसमें क्या है, आप एक तरफ तो ठोस वाला पार्ट लिख देना, जैसे आपने यहाँ पर जो है लिख दिया भाई, जैसे यहाँ पर 45%, यहाँ पर 5% मैंने क्या बताया था, कार्बनिक पदार्थ बताया था। फिर आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, है ना, इसमें आपने 25% लिख दिया और इसमें आपने 25% लिख दिया। एक तरफ वाला पार्ट क्या है, आपका ठोस पार्ट है, और आधा उस तरफ वाला क्या है, रंध्रावकाश होता है। यहाँ पर आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, खनिज पदार्थ आपने लिख दिए, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, कार्बोनेट पदार्थ, कार्बोनेट पदार्थ। और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, मृदा, मृदा वायु, मृदा एयर कह दो, या इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉइल एयर। और यहाँ पर आपका लिख दिया मृदा जल। भाई मृदा जल, मृदा वायु यानी कि मृदा जल, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा है, रंध्रावकाश का है, पोर स्पेस का है। और इन दोनों को ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल, है ना, जो है इन दोनों को मिनरल मटेरियल, इसको मिलाकर हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है ठोस पदार्थ का है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आप भूल जाओ कि इसको हमने मिलाकर हमने क्या कहा है, ठोस का है। और जो कि कितना हो गया, 50% हो गया, है ना। और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा है, रंध्रावकाश का है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, ये हो गया। अगर एक दो नंबर में आपसे पूछे कि मृदा अवयव के बारे में लिखो, एक या दो नंबर में आप आए, तो आप ये चार्ट बना देना, या तो ये बना देना या ये बना देना, दोनों में आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। क्या पूछा जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, जैसे क्वेश्चन की यदि बात करूं, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, क्वेश्चन मृदा अवयव, मृदा अवयव कितने होते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें तो कितने होते हैं मृदा अवयव, जो हैं कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा 4। ठीक है, कि मृदा अवयव जो हैं या सॉइल कंपोनेंट जो हैं कितने होते हैं, या सॉइल कंपोनेंट जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है 4। और यदि और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मृदा अवयव सॉइल कंपोनेंट के नाम लिखो, मृदा अवयवों के नाम लिखो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है ठोस वाले लिख देने हैं। क्या है, मृदा अवयवों के नाम खनिज पदार्थ है। दूसरा क्या है, कार्बोनेट पदार्थ है। अब तक तो याद होना हो जाना चाहिए, कार्बोनेट पदार्थ है। तीसरा क्या है, मृदा जल है, मृदा जल है। और चौथा क्या है, मृदा वायु है। चौथा क्या है, मृदा वायु है। तो ये सब जो है आपके क्या हैं, 4 मृदा अवयव, उनके नाम लिखो। तो ये आपके जो है 4 अवयव हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, और कैसे भाई मृदा अवयवों के बारे में, अब बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि मृदा अवयवों के बारे में टिप्पणी करो, मृदा अवयव क्या हैं उसके बारे में बताओ, और उनके बारे में जो है टिप्पणी करो, या बड़े उसमें आ जाता है तो उसको हम लिखेंगे, अब समझेंगे, है ना। यहाँ तक आप नोट डाउन करें। चलिए, अब उसको लिख लेते हैं, मृदा अवयव के बारे में क्या है क्या नहीं है ना, जो आपकी बुक में लिखा है उस हिसाब से लिख लेते हैं भाई। चलिए, आप ये लिखो। लिख लिया। चलिए, अब मृदा अवयव के बारे में पूरा टिप्पणी कर लेते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में जो है अब आप लिखेंगे, जो आपकी भाषा शैली है उसको लिख लेते हैं पूरा। लिखें भाई, मृदा आयतन का
साथ ही साथ आप नोट डाउन करेंगे और जहाँ समझाने वाली बारी आएगी वहाँ मैं पूरा समझाऊंगा। मृदा आयतन का, मृदा आयतन का, मृदा आयतन का लगभग लगभग 50%, मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से, भाग भाग ठोस पदार्थों से, भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है, से घिरा रहता है। ये मैं बता चुका हूँ कि मृदा आयतन का लगभग 50% भाग जो है ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे शेष भाग में, ये मृदा अवयव के बारे में लिख रहे हैं ना, शेष भाग में जल एवं वायु उपस्थित रहते हैं, जल एवं वायु उपस्थित, जल एवं वायु उपस्थित रहती है। लिखेंगे जल एवं वायु उपस्थित रहती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं, जिसे रंध्रावकाश यानी कि पोर स्पेस कहते हैं, जिसे रंध्रावकाश यानी कि पोर स्पेस कहते हैं। फिर आप लिखेंगे मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं, मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने अवयव होते हैं तो आपको बताना है 4 अवयव होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? पहला होता है खनिज पदार्थ। लिखेंगे खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल, मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल मैटर। दूसरा आप लिखेंगे, है ना, कार्बनिक पदार्थ। दूसरा कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर। लिखेंगे भाई ऑर्गेनिक मैटर, साथ के साथ नोट डाउन करें आप। लिख लिया। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा जल, जल यानी कि वाटर। और चौथा आप लिखेंगे मृदा वायु, मृदा जल कर सकते हो इसे, है ना, मृदा वायु। ऊपर नीचे कैसे भी लिख दो, बस आपको एग्जाम में जो है सॉइल एयर एग्जाम में लिखना है, जरूरी नहीं है आप सिक्वेंस से लिखो, आप कैसे भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में ये चारों आने चाहिए। ठीक है, लिखो आप। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जल और जो वायु रहते हैं वो समान होते हैं। जो रंध्रावकाश होता है, रंध्रावकाश में मैंने आपको क्या बताया, जल और वायु बताए थे। यही तो लाइन लिखी है, जल एवं वायु उपस्थित रहती है जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मृदा में जल और वायु का जो अनुपात है वो कितना रहता है, 50% रहता है। ये आप लिखेंगे, आगे की लाइन में लिखेंगे। लिख लिया आपने? मृदा में आगे लिखेंगे, मृदा में जल एवं वायु का अनुपात 50 रहता है। याद रखना है भाई, जितना, इसका मतलब ये है कि जो रंध्रावकाश होता है सामान्य तौर पर ये है कि जितना मृदा वायु रहती है उतना ही मृदा जल रहता है। तो हम ये कह सकते हैं मृदा में होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वैसे तो कितना होता है, यदि आपसे पूछा जाए रंध्रावकाश में कितना रहता है, रंध्रावकाश में मृदा जल का भाग 25%, मृदा वायु का भाग रंध्रावकाश में 25%। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि मृदा में जल एवं वायु का अनुपात अनुपात पूछा जाए इन दोनों का,
तब देखो अनुपात पूछा है तब आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें आगे लिखेंगे ये जो अनुपात है ये चेंज होता रहता है ना, परंतु मौसम और वातावरणीय कारकों के कारण, परंतु मौसम मौसम और वातावरणीय मौसम और वातावरणीय कारकों के कारण कारकों के कारण कारण इनका अनुपात इनका अनुपात इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ये आपकी 12th की बुक में लिखा गया है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आप यहाँ तक लिखें आप इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया। अब इसमें से हम पहला पहला जो है खनिज पदार्थ के बारे में देखेंगे, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। आप हेडिंग डालें फर्स्ट, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल मैटर। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको एक नॉर्मल वे में बता दूं। सबसे पहले जो है चट्टान होती है, चट्टान का अपक्षय होता है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं जिससे आपके जो है खनिज बनते हैं, और खनिजों के टूटने से ये जब इनका अपक्षय होता है, या डायरेक्ट वे में भी आप कह सकते हो, खनिजों से आपके पोषक तत्व जो है मिलते हैं। किससे मिलते हैं? खनिजों से। और पोषक तत्व को कौन ले लेता है? पौधा ले लेता है। ये एक चेन रहती है भाई। जैसे कोई भी एक चट्टान है जिसमें फास्फोरस की अधिकता है, तो खनिज में भी फास्फोरस की अधिकता होगी, है ना। तो इससे जब टूटेगा तो फास्फोरस भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा और पौधे को फास्फोरस मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो चट्टानों से खनिज बनते हैं, खनिजों से पोषक तत्व जो हैं वो मृदा में जो है उपलब्ध रूप में रहते हैं और पौधा उनको ले लेता है। ये एक प्रोसेस रहती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जो खनिज पदार्थ है, याद रखना है, जो ठोस पदार्थ है उसमें भी देखो मैंने यदि बात करूं, मैंने आपको कितना बताया था भाई ठोस पदार्थ में, ये हटा देता हूं मैं। ठोस पदार्थ में खनिज पदार्थ कितना बताया मैंने? 45%। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 90% है ना। ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया था, समझिए बात को। मैंने ये कहा था कि जो ठोस होता है वो 50% ठोस है, और उसमें एक तो आपके खनिज पदार्थ और एक आपके जो है एक खनिज पदार्थ और एक कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ कितने बताए मैंने आपको? जो है 45% बताए थे, और 5% क्या बताए थे? क्या बताए थे? कार्बनिक पदार्थ बताए थे। किस में बताए थे? मृदा ठोस में, ये बताया था। मैं ये तो कह सकता हूँ ना मृदा ठोस में, कि ये मृदा ठोस इस 50% का ये कितना प्रतिशत हो गया? मैथ पढ़ी हो तो 90% हो गया। किसका? मृदा ठोस का। मृदा का तो ये मृदा अवयव का तो 45% ही है, लेकिन मृदा ठोस का कितना हो गया? 90%। तो याद रखना है मृदा ठोस में 90% से अधिक भाग किसका होता है? खनिज पदार्थ का होता है। और 10% भाग जो है मृदा ठोस में किसका होता है? कार्बनिक पदार्थ का होता है। ये इसका कितना परसेंट हो गया? 10 हो गया, है ना। जब आपने 8वीं 9वीं में मैथ पढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बस ऐसे याद रखो कि ये इसका 90% हो गया। ठीक है, ये आगे अभी काम आएगा। एक खनिज पदार्थ के बारे में बता दिया। खनिज पदार्थ का काम क्या होता है? पोषक तत्व को उपलब्ध कराना। मैंने आपको 17 प्रकार के पोषक तत्व बताए थे, है ना। 17 में से 14 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो आपके मृदा से प्राप्त हो रहे थे। नाइट्रोजन आपके मृदा और वायु दोनों से प्राप्त हो रहा था। ये सब मैंने बताए थे कहाँ? पोषक तत्व में बताए थे। जब मैंने आपको बताया था कि जो मृदा होती है वो एक माध्यम होती है पोषक तत्व का,
है ना, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर बात उतरी है मृदा अवयव की, तो मृदा अवयव में जो है खनिज पदार्थ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपकी जो 12th की बुक में लिखा हुआ है कि मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। ये लाइन लिखेंगे, फिर एक एक लाइन को समझेंगे और लिखेंगे साथ के साथ। देखो, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, समझ रहे हो, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। चाहता तो मैं पूरा जो है लिख के पढ़ा देता, यहाँ पर लिखा होता, इतनी मेहनत में क्यों करता, लेकिन लिखने से ज़्यादा याद होता है। एक एक लाइन को हम लिखेंगे और एक एक लाइन को हम समझेंगे। अब क्या पता अगर आपसे टिप्पणी आ जाए कि खनिज पदार्थ के बारे में टिप्पणी करो, मृदा अवयव के खनिज पदार्थ के बारे में 2 लाइन आप लिखें, तो 2 लाइन आप, जब मैं आपको 10 लाइन लिखाऊंगा तो उसमें से 2 लाइन तो याद होंगी, तो लिख देना भाई। खनिज पदार्थ के बारे में लिख देना, मृदा ठोस का 90% और मृदा का ये 45% होता है, ऐसे लिख देना आप, है ना। चलो, जो 12th की बुक में लिखा है वो लिख लेते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों का मृदा में मृदा में खनिज पदार्थों का मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है, अनुसार होता है। अब इस लाइन को समझो कि भाई जो खनिज पदार्थ जो बन रहा है, खनिज किससे बन रहा है, पैतृक पदार्थ कौन हो रही, पैतृक पदार्थ होती है चट्टान, चट्टानों से क्या बनते हैं, खनिज बनते हैं। तो जिस प्रकार की चट्टानें होंगी उसी प्रकार के तो खनिज बनेंगे, समझ रहे हो भाई। खनिजों में यदि चट्टानों में फास्फोरस ज्यादा है तो खनिज पदार्थ भी फास्फोरस वाले बनेंगे। किसी चट्टान में ग्रेनाइट ज्यादा है तो ग्रेनाइट वाले खनिज पदार्थ ज्यादा बनेंगे, है ना। इस प्रकार के किसी में सिलिका ज्यादा है, किसी में एल्यूमिनियम ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसी प्रकार के खनिज पदार्थ बनेंगे। भाई जैसा पापा होगा वैसा ही बेटा होगा, सीधी सी बात है। यही तो कह रहा है, जैसा पैतृक पदार्थ है वैसा आपका खनिज है, ठीक है। तो याद रखना है, मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। आगे की लाइन में क्या लिखा गया है, ये खनिज पदार्थ ये खनिज पदार्थ ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब टूटना, अपक्षय मतलब वेदरिंग, है ना। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब वेदरिंग, चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई खनिज पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, तो याद रखना है चट्टानों के टूटने से या चट्टानों के अपक्षय से क्या होते हैं, खनिज पदार्थ बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगली लाइन में आपके क्या है लिखा है इसके खनिज पदार्थ के बारे में, ठोस भाग के 90% से, ऐसे लिखेंगे, ठोस भाग के 90%, ठोस भाग के 90% से अधिक भाग, 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं। साथ के साथ आप नोट डाउन करें, खनिज पदार्थ जो कि विभिन्न आकार के कणों में, जो कि विभिन्न आकार के कणों में
विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। भाई वो कैसे भी हो सकते हैं, क्या कह रहा है समझिए। ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं। मैंने आपको बताया था मृदा ठोस कितना होता है 50%। उस 50% में भी सबसे ज्यादा पार्ट, मतलब उस 50% का 90% पार्ट जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो मृदा का जो ठोस पार्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो खनिज होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो उस ठोस पार्ट में 90% से अधिक भाग में क्या होता है, आपका खनिज पदार्थ होता है, जो विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। यानी कि कणों में जैसे कि मृतिका है, बालू है, सिल्ट है, डिफरेंट प्रकार के जो कण होते हैं, है ना, प्रकार होते हैं, जिसको हम मृदा संरचना कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं, मतलब कणों का आकार जो है विभिन्न विभिन्न होता है। किसी का 2 माइक्रोन होता है, किसी का 0.002 माइक्रोन से कम होता है, मिलीमीटर से कम होता है। इस प्रकार के जो है कण होते हैं, है ना। आगे मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि आपके जो है सिल्ट है, क्ले है, इसके अलावा बालू जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, सिल्ट को, है ना, सिल्ट है, मृतिका जिसे आप क्ले कहते हो, बालू है जिसे आप सैंड कहते हो, ये सब जो है रहते हैं। तो आप ये लिखो खनिज पदार्थ के बारे में। आगे हम लिखेंगे मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृतिका में इसका अंश पाया जाता है, इसका खनिज पदार्थ का। आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट एवं मृतिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं, क्ले। ये मृदा के विभिन्न प्रकार हैं। देखा जाए तो कणों की आकार के आधार पर प्रकार है। कंकड़ बड़े होते हैं, मतलब उस पत्थर उससे भी बड़े होते हैं, है ना। तो मृदा में कंकड़, पत्थर, ये सब जो है खनिज पदार्थों के प्रकार हैं भाई। आप देखो रास्ते में जो पहाड़ है, पहाड़ क्या है, पहाड़ भाई सीधी सी बात है, चट्टानों से, चट्टान ही मान लो वो। एक तरह की, अब वो टूटेंगे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में। फिर उसके बाद जो है बालू, सिल्ट, मृतिका, सबसे छोटी इकाई होती है मृतिका, जिसका कण का आकार जो है बहुत कम होता है, समझ रहे हो। तो इसमें रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृतिका में इसका अंश पाया जाता है, में इसका अंश पाया जाता है, अंश पाया जाता है। मृदा में बालू, सिल्ट अंश, आरटीटी लाइन में लिख, अच्छा, इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। मृदा में बालू, बालू एवं सिल्ट अंश, मृदा में बालू एवं सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में खनिज, खनिज, क्वार्ट्ज, इसको भी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा है लाइन को, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार है। भाई सीधी सी बात है, क्या कहना चाह रहा है कि जो मृदा है, मृदा में सबसे मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है, सबसे मुख्य रूप से एक तो क्वार्ट्ज पाया जाता है, एक आपका फेल्सपार पाया, बहुत ही अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या आपसे पूछा जाए कि कौन से खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो याद रखना है क्वार्ट्ज और फेल्सपार। अच्छा, इन खनिजों में किसका अंश सबसे ज्यादा होता है, मृदा का किस, कौन सी प्रकार की मृदा का सबसे ज्यादा अंश होता है इन खनिजों में, तो याद रखना है बालू का और सिल्ट अंश का। याद रखना है मृदा में बालू और सिल्ट अंश, और बालू और सिल्ट क्या है, मृदा के ये कण हैं, या कणों के हम कह सकते हैं, मृदा में जो कण रहते हैं उसका एक प्रकार होते हैं ये। बालू और सिल्ट और ये मृत का, ये सब क्या है, कणों के आकार के आधार पर प्रकार है।
और बालू और सिल्ट अंश जिसमें अधिक मात्रा में ज़्यादा रहते हैं वो किस में खनिज में रहते हैं? क्वार्ट्ज फेल्ड्सपार में रहते हैं। और यही यही मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। आरडीटी लाइन में क्या लिखा है? मृदा में मृतिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा में मृतिका यानी कि क्ले अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। इसका मतलब समझिए कि मृदा में यानी कि क्ले, देखो मृतिका क्या होती है? मृतिका यानी कि जेस्टेट कणों का आकार 0.002 mm से कम रहता है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्ले कण क्या होते हैं? क्ले कणों का जो आकार है क्या रहता है ना। अब क्या कह रहा है भाई? द्वितीय के खनिजों की प्रधानता होती है। आपको पता है चट्टानों के टूटने से, 8 सेकेंड डियर स्टूडेंट, चट्टानों के टूटने से, चट्टान टूटी तो मैंने आपको बताया था कि चट्टानों के टूटने से खनिज बनते हैं। और खनिज में भी सबसे पहला जो खनिज बनता है, पहले बनते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। और प्राथमिक के और ज़्यादा टूटने से क्या बनते हैं? द्वितीय खनिज बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं? द्वितीय खनिज बनते हैं। तो यही तो कह रहा है कि मृदा में मृतिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। और मृतिका अंश क्या होता है? ऐसा अंश जिसमें कणों का आकार 0.002 mm यानी कि मतलब मिलीमीटर से कम होता है, ऐसे मृतिका अंश। और मृतिका अंश जिसमें द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। द्वितीय खनिज मतलब ये है जो चट्टानों के टूटने से प्राथमिक खनिज बनते हैं, प्राथमिक खनिज के और टूटने से हम कह सकते हैं द्वितीय खनिज बनते हैं। प्राथमिक खनिज का आकार बहुत ज़्यादा होता है और द्वितीय खनिज का जो आकार है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, माइन्यूट कण होते हैं, वो आपके द्वितीय खनिज में आते हैं। और जब माइन्यूट कण होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उसका सॉइल टेक्सचर क्या होगा? मृदा कणाकार। ये मृदा कणाकार होता है। कणाकार, मृदा कणाकार आपके 12 प्रकार के होते हैं। उन 12 प्रकार में आपका एक मृतिका यानी कि क्ले प्रकार होता है, जिसके कण का साइज जो रहता है वो 0.002 mm से कम रहता है। इस साइज के पार्टिकल में, या हम कह सकते हैं इस साइज के सबसे ज्यादा जो कण पाए जाते हैं, उनमें द्वितीय खनिजों की प्रधानता सबसे ज्यादा होती है। अब द्वितीय खनिज क्या होते हैं, प्राथमिक खनिज कौन से होते हैं, वो सब हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आप ये लिखें पूरा। ठीक है, चलिए ये आप लिखें। मृदा में मृतिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग, आगे लिखेंगे, मृदा के खनिज पदार्थों में मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% 90% सिलिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो कि भाई मृदा का जो खनिज पदार्थ होता है उसमें सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, तो आपको बताना है सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका कोमा एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, आयरन एवं
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खनिज पदार्थ में सबसे ज्यादा भाग किसका रहता है, तो आपको इनका जवाब देना है। क्लियर है भाई? चलिए लिखें आप ये, अब देखो ये लिखें। अब आपकी 12th की बुक में जो लिखा गया है, क्योंकि अब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरी भी इच्छा थी कि मैं पूरा लिखूं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, इसलिए मैं उससे पढ़ा देता हूँ। तो दूसरा आप बिंदु लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे कार्बनिक पदार्थ, एन डालें आप। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, ये आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है, कार्बनिक पदार्थ। अब देखो कार्बनिक पदार्थ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भाई सीधी सी बात है, कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ जो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो सड़ गल रही हैं, फसलों के जो अवशेष हैं वो सड़ गल जाते हैं, उससे बनने वाला जो पदार्थ रहता है वो आपका क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। और मैंने आपको बताया कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है कितना रहता है? 5% रहता है, 3 से 5% रहता है। और ठोस वाट की यदि बात करें तो लगभग ठोस वाट का भी हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है देखो, मृदा में मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। यानी कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक रूप में रहते हैं। समझिए बात को। एक चीज तो ये क्लियर हो रही कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किससे हो रहा है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पौधों और जंतुओं के अवशेषों, जो अवशेष होते हैं, रेजिडुअल होते हैं, उनके सड़ने गलने से किसका निर्माण हो रहा है? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कितना? भाई कितना? 3 से 5% जो है भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना रहता है, तो आपको बताना है 3 से 5% जो है भारात्मक रूप में रहते हैं। क्लियर हो गया भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक पदार्थ पर टिप्पणी करो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कार्बनिक पदार्थ बन कैसे रहा है। तो आपको बताना है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधे एवं जंतुओं के अवशेष, ये मतलब जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में क्या रहता है? आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। और क्या है? मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। ये लाइन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता, इसका मतलब समझिए, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, सड़े गले जो पार्ट रहते हैं, उस पर सूक्ष्म जीवों का क्या होता है? विच्छेदन होता है। विच्छेदन मतलब डिकम्पोजिशन। और उससे क्या बनता है? उससे भाई सीधी सी बात है, मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। क्या है उत्पादकता? उसके बारे में हम समझते हैं, एक लाइन में रुकिए। देखिए क्या कह रहा है, अच्छी लाइन है। देखो कोई भी पेड़ पौधा है, आपका पेड़ पौधा है, और ये पेड़ पौधे जो हैं, ये आपका पेड़ पौधा है, ये इसकी जो है पत्तियां हैं, और इन पत्तियों के सड़ने डलने से क्या है, जो मृदा रहती है,
इस पर किसका निर्माण होता है? टार्मेंट पदार्थ का निर्माण होता है। और टार्मेंट पदार्थ के लिए निर्माण के लिए जरूरी कारक होता है सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इस टार्मेंट पदार्थ का, या हम कह सकते हैं इस फसल अवशेष का, ये फसल अवशेष है, फसल अवशेष, इस फसल अवशेष पर ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और इनका क्या होता है? विच्छेदन करते हैं। विच्छेदन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होता है और डीकम्पोजिशन से क्या बनता है? कार्बनिक पदार्थ बनता है। यानी कि ये जो जटिल रूप होते हैं वो कार्बन के सरल रूप में बदल जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वो अपने सरलतम रूप में बदल जाते हैं और वही आपका क्या होता है? कार्बोनेट पदार्थ होता है। तो याद रखना है इस प्रकार से सूक्ष्म जीव, देखो सूक्ष्म जीव बहुत जरूरी होते हैं मृदा में। यदि आज मृदा की बात करें तो मृदा में यदि कार्बनिक पदार्थ जो है बढ़ा रहे हैं तो सूक्ष्म जीव बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज देखो, आज हमारी खेती में सूक्ष्म जीव है ही नहीं, तो कहाँ से बढ़ाएंगे? समझ रहे हो? आजकल तो सूक्ष्म जीव ही नहीं है। चलो, क्या कह रहा है? उत्पादकता, मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। उत्पादकता का मतलब क्या है? कि इस साल भी अच्छी खेती होगी और अगले साल भी अच्छी खेती होगी, यदि ऐसा हो रहा है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा निरंतर डिकम्पोजिशन हो रहा है। आपकी मृदा में खेती वाली जमीन, जो खेती वाली मृदा में यदि आपके कार्बन पदार्थ कन्वर्ट हो रहा है, इससे क्या है? आपकी जो उपज है वो बनी रहती है। मृदा उत्पादकता का मतलब होता है उपज प्रति हेक्टेयर, वो बनी रहती है। कार्बनेट पदार्थ, कार्बनेट पदार्थ और कार्बनेट पदार्थ मृदा की, कार्बनेट पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है ना भाई? सीधी सी बात है ना? कार्बन पदार्थ क्या करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। भाई आप एक बात बताओ, आप गोबर की खाद क्यों डालते हो? आप हरी खाद क्यों डालते हो? है ना? आप कंपोस्ट क्यों डालते हो? इसीलिए तो डालते हो, ताकि आपकी मृदा में कार्बनेट पदार्थ की मात्रा बनी रहे। और आपको पता है कि ये जो कार्बनेट पदार्थ की मात्रा है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें पोषक तत्व तो होंगे। भाई सीधी सी बात है, पत्तियों का जब डिकम्पोजिशन हो रहा, पत्तियों का जीवाणु के द्वारा विच्छेदन हो रहा, सड़न होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसमें नाइट्रोजन भी होगा, उसमें फास्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा, अन्य सूक्ष्म तत्व भी होंगे। तो यही तो कह रहा है, कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अब देखो कार्बनिक पदार्थ और क्या काम करता है? मृदा बातन में बढ़ोतरी। भाई अगर जो है कार्बनिक पदार्थ अगर मृदा में अच्छा खासा होगा तो हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा, है ना? है कि नहीं? मृदा बातन का मतलब होता है हवा का आदान प्रदान। मृदा बातन मतलब मृदा वायु, सॉइल एयर। तो मृदा बातन में बढ़ोतरी होगी, है ना? आप देखो, एक खेत में आप गोबर की खाद छिड़को, एक खेत में आप गोबर की खाद मत दो। साल दर साल एक खेत में गोबर की खाद का उपयोग करो, एक में मत करो। जिसमें आप गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हो वो मृदा बहुत अच्छी उपज देगी, वो आपकी जो मृदा की उत्पादकता है वो भी अच्छी रहेगी। समझ रहे हो? उससे मृदा वायु भी अच्छी बनी रहेगी, जिससे सूक्ष्म जीव, जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, वो अच्छे से क्रिया कर सकें। जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जल धारण क्षमता मतलब क्या? जैसे हमने सिंचाई करी, मृदा की सिंचाई करी, तो सिंचाई के बाद उस मृदा में जल को पकड़ कर रखने की क्षमता जल धारण क्षमता होती है। जल को धारण करने की क्षमता। अब यदि कार्बनिक पदार्थ अच्छी खासी मात्रा में होगा, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा, जल को धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। क्षमता ज्यादा होती है, मृदा संरचना में सुधार होता है। मृदा की जो संरचना है वो अच्छी बनती है ना? ताकि अच्छे से उसको हर चीज को, मृदा को, जो पौधा है उसको भी सहन कर सके, पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं दे सके। इसलिए मृदा की संरचना में भी सुधार होता है। इसके कारण होता है, ये सब कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। आगे क्या लेता है? मृदा कार्बनिक, मृदा मृदा पदार्थ मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित के रूप में या सड़े गले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। देखो, सड़े गले पदार्थ को हमने क्या कहा है? ह्यूमस कहा है। देखो, कोई भी
कोई भी जैसे हम कह सकते हैं कोई भी अवशेष है, कोई भी पौधे का अवशेष है, कोई भी हम कह सकते हैं बहुत अवशेष है, रेजिडुअल है, अवशेष, कोई भी अवशेष है पौधों का, और उससे जो भी पदार्थ बनता है उससे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जो टार्मेंट पदार्थ बनता है उसको एक नाम दे दिया जाता है ह्यूमस। याद रखना है, ह्यूमस किसे कहा जाता है, टार्मेंट पदार्थों के विच्छेदन से जो सड़े डले पदार्थ जो बनते हैं उसको हमने ह्यूमस कहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया है ये आपको पूरा एज इट इज लिखना है, आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, ठीक है, चलो आज की डेट में इतना ही। आज की क्लास में देखो 2 टॉपिक कराने का था, लेकिन अब आपको पता है कि लंबी क्लास खींची जाती है भाई, अब समझाना बहुत पड़ता है, क्योंकि एट एट लाइन को मैं समझाता हूँ, एट एट पॉइंट को मैं समझाता हूँ, ताकि आपकी एट एट लाइन एट एट पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आगे हम जल्दी ही इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।